Hey guys, hi everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Neetwala presenting the thermodynamics lecture number 2. I am Anupam Priyadasi standing in front of you. In this, I've discussed about thermodynamics lecture number 2. In the previous video, already discussed about some surroundings, types of system वगैरह हम लोग ने डिटेल में क्या वगैरह. अभी तक से आपने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो YouTube के ऊपर जाए, सर्च टाइप करें थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 1 नीट वाला अनुपम प्रियदर्शी. ठीक है, तो आपको वहाँ पे वो लेक्चर मिल जाएगा. आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, तो आप वो लेक्चर जरूर देखें. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट मैटर, स्टेट फंक्शन वगैरह के सारे बारे में डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं. तो केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ, क्लास 11th है, चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स. तो स्टार्ट करते हैं अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है ना. तो थर्मोडायनेमिक्स क्या करते हैं, इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स कुछ होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं. वेरिएबल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिसपे कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की मेजर करते हैं कि कितने रेट पे रिएक्शंस हुए हैं. और पैरामीटर्स होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं. तो इन्हीं के बेसिस हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, किस तरह सिस्टम की, किस तरह का बिहेवियर. बेसिकली हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, सराउंडिंग की अपनी बात नहीं करते हैं थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है ना. सो प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स दो तरह के होते हैं यहाँ पे, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पहले साथ साथ नोट्स बनाते हुए जाइएगा, बाद में मैं सारे लेक्चर समझाते जाऊंगा. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक एक करके दोनों को समझते हैं. पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को समझते हैं. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है. तो व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, so amount of the property of system which depends on amount of matter, depends on how much amount of mass matter you have taken. Okay, so extensive property is the property of the system which depends on the matter. ठीक है, मैटर पे डिपेंड करता हो. ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर लिख लोगे तो और अच्छा होगा. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सैंपल. साइज ऑफ सैंपल कहने का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ आप जो क्वांटिटी आप उसको जिसके बारे में आप लोग जिसकी प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हो, तो कितना आपने उसकी क्वांटिटी ली उस पर डिपेंड करता है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं. ठीक है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको. ठीक है, ठीक है. जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स की बात करूं, तो एग्जांपल्स में आप क्या जाएंगे? मास वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी वगैरह सारे क्या सारे इसमें. नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स. देखिए मास और वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि जितना बड़ा मास होगा उतना बड़ा उसका एरिया होगा. वॉल्यूम भी डिपेंड करता है मास पे. आपने छोटी सी क्यूब ली हुई है, उसकी वॉल्यूम अगर आप मेजर करते हो तो उसकी वॉल्यूम छोटी आएगी. लेकिन आपने बड़ा मास ब्लॉक लिया हुआ है, बड़ी क्यूब वाली ब्लॉक लिया, तो उसकी वॉल्यूम जो होगी वो बड़ी होगी. तो यही कहने का मतलब है कि मास ऑफ प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करे. ठीक है ना. तो मास ऑफ मैटर को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इसका कुछ और एग्जांपल्स मैं लिखवा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट और एग्जांपल आपकी हीट कैपेसिटी इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. लेकिन अगर वही हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. एंथैल्पी वगैरह के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. एंट्रोपी, ठीक है. एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी नीचे दिख रहा होगा, आई होप सो. नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है. तो ये जो होंगे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे. और अगर बात करें एनर्जी इज आइदर ऑफ वर्क भी होता है,
आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो इतना पहले नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिया, नोट करिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी वगैरह सारे के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। केवल एग्जांपल आप नोट करें कि मैं भी सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता हो। आप इसके बारे में वरी ना हो कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, एनर्जी वगैरह क्या है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो आते रहेंगे थर्मोडायनामिक्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन सारे की डिटेल एक एक लेक्चर का ये एग्जांपल है मैंने जो आपको बताया हुआ है। तो पहले सिर्फ एग्जांपल नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे। नोट किया, कर लिया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? property which does not depends on the property which not depends on the mass of mass of amount, which does not know the amount of matter or size of sample। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पढ़ा डिपेंड प्रॉपर्टी पे, लेकिन इंटेंसिव उस होता है जो कि मैटर पे डिपेंड, उसकी साइज पे डिपेंड करे, साइज ऑफ सैंपल पे डिपेंड करे, यानी कि जितना भी वाटर लिया हुआ है। यानी कि बात करूं आपने एक वेजल लिया हुआ है, वेजल है, इसमें 1 ग्राम ऑफ वाटर हुआ है, 1 ग्राम वाटर हुआ है, इसमें भी आपने ये भी अपने ब्लॉक इसमें आपने 1 लीटर H2O लिया हुआ है, लिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो इसकी भी डेंसिटी 10⁻³ होगी और इसकी भी डेंसिटी 10⁻³ होगी। डेंसिटी में कोई चीज नहीं है। तो इस तरह के काफी एग्जांपल्स हो जाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के, जो कि अमाउंट पे डिपेंड हो, वेदर इट इज 1 ग्राम और 1 लीटर ऑफ वाटर विल रिमेन सेम 10⁻⁻3, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स रिमेंबर करने होंगे, ठीक है। एग्जांपल पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो पहले एग्जांपल नोट करेंगे। डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, नोट कर लिया नोट। और मैंने हीट कैपेसिटी बताई थी, वो थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जहां भी किसी पर्टिकुलर चीज की बात की जाए ना, ऑफ मोल्स, मोलर की बात की जाए, मोलैरिटी, वो सारे, यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंसिव अपन एक्सटेंसिव की जो रेशियो आएगी वो इंटेंसिव हो गया हमेशा। ये ट्रिक याद रखिएगा, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे तो लिख देता हूं मैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए मोलर एंथैल्पी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया या इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अगर आपको आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में या क्वेश्चन में कहीं भी पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोलर एंथैल्पी, दिख रहा है ना उधर, लेट मी चेक, दिख रहा है कि नहीं उधर, यस दिख तो रहा है। चलिए, तो मोलर एंथैल्पी क्या होगा ये आपसे पूछा जाए तो एंथैल्पी हो जाएगा, एंथैल्पी पर मोल, एंथैल्पी पर मोल आएगा। और आपको पता है कि एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल भी एक्सटेंसिव है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो आएगा वो एक्सटेंसिव होगा। तो यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ, नोट करके लिखिएगा यहाँ पे, एक्सटेंसिव, ये आपको हमेशा काम आएगी। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो कि एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है तो आप ट्रिक लगा सकते हो। तो एक्सटेंसिव अपन एक्सटेंसिव का रेशियो जो होगा वो इंटेंसिव होगा, ठीक है। बात को नोट करें, मतलब ऐसे ही मोलर एंथैल्पी पूछा तो एंथैल्पी पर मोल, दैट इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कर लिया नोट। और इसमें क्या एग्जांपल आ जाएंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, सारे एग्जांपल्स नोट करते जाएंगे। विस्कोसिटी भी इसी का एग्जांपल आएगा आपका, विस्कोसिटी,
या मोलर मोलर वाले जितने भी आ जाएंगे, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर इंटरनल एनर्जी, ये सारे आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इतनी बात क्लियर है तो फटाफट नोट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी, ये वाली बात आपको बहुत जरूरी है याद रखना। नोट पॉइंट इसलिए मैंने लिखा हुआ है, तो नोट करें फटाफट, पॉज करें, नोट करें, देन वी विल मूव अहेड। नोट कर लिया? इंटरनल एनर्जी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन थर्मोडायनेमिक्स नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट फंक्शन, स्टेट पैरामीटर्स उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेट वेरिएबल, ये सारे क्या होते हैं? दीज आर द वेरिएबल्स, या दीज आर दोज, दीज और दोज ना करें यहाँ पे। स्टेट फंक्शन, पैरामीटर और वेरिएबल वो होते हैं विच define a state or condition of the system, which define the state and condition of the system। तो इसमें बहुत सारे स्टेट फंक्शन और पैरामीटर्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन नोट करें, व्हाट इज स्टेट फंक्शन पैरामीटर, कोई पूछ दे तो बताने के काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल्स की बात करें, जो कि एग्जाम्पल्स नहीं, बेसिकली इसके कंपोनेंट है, या कंपोनेंट लिख सकते हो जो कि स्टेट फंक्शन या पैरामीटर डिफाइन करते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे हम लोग कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि स्टेट फंक्शन पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट आपका हो जाएगा प्रेशर। अब ये डिपेंड न करेगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सारे को हम लोग इसमें डील करेंगे, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, number of moles, enthalpy, entropy, internal energy, and more that is Gibbs free energy, ठीक है। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं स्टेट फंक्शन पैरामीटर्स, ये सारे होते हैं जो कि कंडीशन डिफाइन करते हैं कि किस कंडीशन में हमारा सिस्टम है, ठीक है ना। एक और बात बता दूं, एंथैल्पी को डिनोट किया जाता है H से, एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है S से, इंटरनल एनर्जी को U से भी डिफाइन किया जाता है और E से भी डिफाइन किया जाता है, और गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन किया जाता है G से। फटाफट नोट करें, इतनी बातें नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें फटाफट, कर लिया नोट? चलिए नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्चुअली स्टेट फंक्शन और स्टेट पैरामीटर्स होते क्या है। स्टेट फंक्शन और वेरिएबल होते क्या है। स्टेट फंक्शन और वेरिएबल वो होते हैं जिनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो वो सिर्फ डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्टेट फंक्शन और पैरामीटर्स आर दोज whose difference
डिफरेंस और चेंजेस लिख सकते हो, चेंजेस डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करे उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन वगैरह, ठीक है ना। ठीक है, अगर मैंने एक पीवी ग्राफ बनाया, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूँ, इधर से मैं जा रहा हूँ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पूछूँ तो चेंज इन प्रेशर विल ऑलवेज प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल। चेंज इन वॉल्यूम मैं पूछूँ तो वॉल्यूम इज प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर एट इनिशियल। चेंज इन टेम्परेचर मैं पूछूँ तो फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, एंथैल्पी की पूछूँ, चेंज इन एंथैल्पी वगैरह तो फाइनल माइनस एंथैल्पियल। सो दिस इज टू बी द स्पॉन। देखिए अगर पूछूं कि चेंज इन वर्क क्या होगा तो चेंज वर्क यू कैन से दैट फाइनल माइनस वर्क इनिशियल, दिस इज रॉन्ग। या चेंज इन आप हीट बोल दो, हीट एनर्जी क्यू बोल दो तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ये भी आप नहीं बोल सकते। एनर्जी के दोनों टर्म जो होते हैं हीट और वर्क, आप दोनों को स्टेट फंक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं कि किस पाथ से आपने उस वर्क को डन किया या वो किस एनर्जी को प्रोवाइड करा है, वो पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट का पॉइंट लिख के लगाएंगे दैट वर्क एंड फंक्शन, वर्क आर फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन दे आर नॉट स्टेट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे लपेटे में यहाँ पे आप बोलते अभी भी बोल दोगे कि वर्क और एनर्जी, वर्क और हीट दोनों भी स्टेट फंक्शन ही है, तो दिस इज रॉन्ग, दे आर एक्चुअली द पाथ फंक्शन। ठीक है, नोट कर ले पॉइंट को, कर लिया और नोट, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ बताऊँ, नीचे दिखेगा उधर, चलिए अगले स्लाइड पे बता दें, पहले नोट कर लीजिए पॉज करके, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। कुछ साइक्लिक प्रोसेसेस भी होते हैं। वन सेकेंड, लेट मी चेंज द मार्कर। ओके, सो साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या होगा? साइक्लिक का मतलब सेम पोजीशन में जब आप आपके रुकते हो, दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक। सेम स्टेट प्रोसेस का मतलब वेरिएबल और चेंज, यानी कि सेम वेरिएबल और चेंजेस होंगे, वेरिएबल और चेंजेस। मान लीजिए आपने कोई ए पॉइंट से शुरू किया, आपकी जर्नी ए पॉइंट से शुरू हुई, आप बी गए, बी से आप सी गए, सी से पॉइंट डी गए और डी से वापस तो आप ए पे ही जा रहे हो ना, तो इज गोइंग टू बी प्रोसेस है। आपने जिस पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, मैंने एक ग्राफ सपोज बनाया, पीवी ग्राफ बनाया, तो आप ए पॉइंट से तो स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी, लेकिन घूम फिर के आप ए पॉइंट पे आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि चेंज इन प्रेशर क्या होगा इन साइक्लिक प्रोसेस, आप बोलोगे 0। चेंज इन वॉल्यूम पूछोगे तो 0, चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0, चेंज इन एंथैल्पी वगैरह 0। तो ये सारे 0 होंगे, जो भी स्टेट फंक्शन कहोगे, वर्क वगैरह 0 नहीं होगा, वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बेसिकली बात करूँ तो उसमें सारे जो भी स्टेट फंक्शन की पैरामीटर्स वगैरह होते हैं वो सारे उनकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, एक पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, उसको फटाफट नोट करेंगे। इन एनी साइक्लिक प्रोसेस change in state function is 0। ऑलवेज 0 लिखना चाहिए, लेकिन चलो 0 लिखते हैं, कभी कभी 0 आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इन एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज 0, ये ठीक है।
तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको बात समझ में आएगी कि सेम स्टेट होगा, वेरिएबल चेंज होगा, इसमें कोई भी वैल्यू आप फाइंड करो तो जीरो होगा, क्योंकि जिस पोजीशन से आप स्टार्ट कर रहे हो घूम फिर के आप उसी पोजीशन पे वापस चले जा रहे हो, ठीक है ना। चूंकि ये भी साइक्लिक प्रोसेस है, स्टेट फंक्शन ऑलवेज भी जीरो, फंक्शन लो मीटर्स लो हमें होगा, क्योंकि जिस पोजीशन से आप स्टार्ट कर रहे हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस, जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे आप जर्नी एंड भी कर रहे हो, ठीक है। तो नोट कर ले फटाफट इसको पॉज करके, आई होप सो नोट कर लिया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, ओके। जितना कवर हो गया उतना कवर करेंगे इस वीडियो में, बाकी अगले वीडियो में कवर करेंगे। सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज योर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। सो द प्रोसेस इन विच temperature is constant is called as isothermal process। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको बोलता है आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे बात को गौर करने वाली है, ठीक है ना, समझ में। और अगर मैं बात करूँ आइडियल गैसेस के लिए, इफ यू टॉक अबाउट आइडियल गैसेस, तो आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली। सो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैं बताऊंगा आगे, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज डिपेंड होता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी विल बी ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं पीवी ग्राफ बनाना चाहूँ, पीवी, द ग्राफ विल लाइक दिस इज योर आइसोथर्मल ग्राफ। इसको मैंने इस मैटर में बता रखा है, या कहीं बेसिक्स लेक्चर करोगे नीट अनुपम प्रियदर्शी यूट्यूब चैनल पे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये मैंने बता रखा है। ये फ्रॉम बॉयल्स लॉ से भी ये आता है, बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है, तो नोट कर ले। सेकेंड आपका है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब इसमें आपका बार होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है, तो प्रेशर इज कांस्टेंट। सो इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज इन प्रेशर विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है, नोट कर ले। ज़्यादा में डिटेल में जाना नहीं है, आइसोकोरिक के बाद हम लोग लेक्चर को स्टॉप करेंगे। इस आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है, आपका वॉल्यूम वो कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो ऑलवेज भी जीरो होगा, ठीक है। तो इसको हमें डिटेल को हमें देखना है, हेल्पिंग वगैरह में आते रहेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये सारे के बारे में हम डिटेल में करेंगे। सो इन दिस वीडियो इतना ही। अगले वीडियो स्टार्ट करेंगे रिवर्स प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिटेल में जाएंगे, वर्क के पावर में डिटेल में जाएंगे, वर्क की डेरिवेटिव, वर्क इज इक्वल माइनस पी इनटू डेल, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू। नोट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स।